आज 20 दिसंबर 2025 है और हमारे सामने है भारत मौसम विज्ञान विभाग का सुबह का बुलेटिन। लेकिन ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कहानी है। एक ही समय पर भारत के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरों की कहानी। सही कहा। एक तरफ पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और दूसरी तरफ दक्षिण के कुछ हिस्से एक ऐसी शीत लहर का सामना कर रहे हैं जिसकी वहां कल्पना करना भी मतलब मुश्किल है। हाँ। तो चलिए आज इन आंकड़ों में और गहराई तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश का मौसम इतना बटावा क्यों है। आपने इसे कहानी कहकर बहुत अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि ये वाकई ये कहानी है और इस कहानी के सारे किरदार, ये बुलेटिन हमें उन अदृश्य धागों को देखने में मदद करता है जो इन सभी घटनाओं को एक साथ बांध रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसके पीछे कौन सी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे लगता है हमेशा की तरह पहाड़ों से ही होती होगी। क्या कहता है पूर्वानुमान? बिल्कुल। कहानी का पहला अध्याय पहाड़ों में ही लिखा जा रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ, मतलब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इस समय जम्मू के ऊपर सक्रिय है। ओके। इसकी वजह से अगले 4 दिनों तक पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। एक मिनट, पश्चिमी विक्षोभ, ये शब्द हम सर्दियों में बहुत सुनते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये भूमध्य सागर की तरफ से आने वाली नम हवाओं का एक पूरा सिस्टम है। अच्छा। ये अपने साथ नमी लेकर आता है और जब ये हिमालय से टकराता है तो पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कभी-कभी बारिश देता है। ये उत्तर भारत की सर्दियों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, लेकिन इस बार ये अपने साथ एक बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक भारी बर्फबारी का अलर्ट है। ओहो, भारी बर्फबारी। तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। पहाड़ों पर बर्फबारी का मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पहला डोमिनो है जो गिरने वाला है और इसका असर तुरंत मैदानों पर दिखेगा। पंजाब में 20 से 22 दिसंबर के बीच कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। लेकिन असली खेल तो तापमान का है और उसमें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिल रहा है। दिलचस्प पैटर्न बताइए, वो क्या है? उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन इलाकों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ये रातें थोड़ी कम ठंडी हो जाती हैं। अच्छा, तो ये एक अस्थायी राहत है। बिल्कुल, बस एक अस्थायी राहत, क्योंकि जैसे ही ये सिस्टम गुजरेगा और आसमान साफ होगा, उसके तुरंत बाद अगले 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। बाप रे, मतलब एक छोटी सी राहत के बाद कड़ाके की ठंड का एक और दौर। जी हाँ। अच्छा, तो ये तूफान से पहले की शांति जैसा कुछ है। और देश के बाकी हिस्सों का क्या हाल है? क्या ये पैटर्न हमें हर जगह दिखेगा? नहीं, हर जगह नहीं। पूर्वी भारत, मतलब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वहां अगले 4 दिन तापमान लगभग स्थिर रहेगा, लेकिन फिर वहां भी 2 डिग्री की गिरावट आएगी। गुजरात का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है। पहले 24 घंटे शांति, फिर अगले 6 दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट। और मध्य भारत? मध्य भारत, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है। वहां अगले 1 हफ्ते तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो तापमान का उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन इस पूर्वानुमान का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंका रहा है वो है 2 बिल्कुल विपरीत चेतावनियां। हाँ। एक उत्तर में कोहरे की और दूसरी दक्षिण में शीतलहर की। चलिए पहले कोहरे की बात करते हैं। ये कितना गंभीर है? ये बहुत गंभीर है और इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। आज सुबह यानी 20 दिसंबर को पंजाब और जम्मू संभाग घने कोहरे की चपेट में थे। कल 21 दिसंबर तक ये कोहरा उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी यूपी, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार तक फैल जाएगा। मतलब ये फैलता जा रहा है? जी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो ये 22 दिसंबर की सुबह तक बना रहेगा। बल्कि धीरे धीरे पूरे गंगा के मैदानी इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। और बुलेटिन में ये भी लिखा है कि 24 और 25 को इसकी वापसी होगी। ये तो हफ्तों तक चलने वाली समस्या लग रही है। बिल्कुल। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। हाँ। जहां उत्तर भारत कोहरे से जूझ रहा है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्से शीत लहर का सामना कर रहे हैं। तेलंगाना और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 20 और 21 दिसंबर को
शीतलहर की चेतावनी है। कर्नाटक में शीतलहर, ये सुनने में इतना अजीब लगता है। हम हमेशा सुनते हैं कि उत्तर भारत में शीतलहर है, दक्षिण में इतनी ठंड पड़ना तो ये सामान्य नहीं है। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तो स्थिति और भी गंभीर है। वहां के लिए शीतलहर से गंभीर शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। गंभीर शीतलहर। इसका मतलब है कि उत्तर से आने वाली ठंडी और सूखी हवाएं बिना किसी रुकावट के भारत के इतने दक्षिणी हिस्सों तक पहुंच रही हैं। ये एक असामान्य पैटर्न है जो बताता है कि इस समय ठंड का असर कितना व्यापक है। और ये सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित नहीं है। नहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आज शीतलहर की चेतावनी है। तो ये तो वो तस्वीर है जो आने वाले दिनों में बनेगी। लेकिन अगर हम आज सुबह की बात करें, जमीन पर असलियत क्या है? कोहरे ने उत्तर भारत में क्या असर दिखाया है? आंकड़े वाकई होश उड़ाने वाले हैं। आज सुबह 5:30 बजे पंजाब के पटियाला, चंडीगढ़ और अमृतसर में, और उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर में दृश्यता मतलब विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थी। 50 मीटर, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सड़क पर अपने आगे चल रही गाड़ी को भी ठीक से नहीं देख सकते। ये तो बेहद खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली के पालम और सफरदंग जंग में भी विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर थी। और ये जो कम विजिबिलिटी है, ये सीधे तौर पर तापमान में गिरावट से जुड़ी है। वो कैसे? जब जमीन के पास की हवा बहुत ठंडी हो जाती है तो वो अपने अंदर की नमी को रोक नहीं पाती और पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरने लगती हैं। यही घना कोहरा है। और तापमान असल में कितना नीचे गया है? मौसम विभाग तापमान की गिरावट को 3 श्रेणियों में बांटता है: सामान्य से नीचे, सामान्य से काफी नीचे और सामान्य से बहुत नीचे। आज उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से बहुत नीचे की श्रेणी में था। मतलब सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा कम। जी हाँ, इसीलिए वहां गंभीर शीतलहर की चेतावनी है। और आज मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया? ये एक यादगार तथ्य है। आज मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 4 डिग्री? लेकिन यहीं पे एक और विरोधाभास आता है। जहां एक तरफ देश के एक हिस्से में तापमान 4 डिग्री है, वहीं कल का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान गुजरात के राजकोट में 35.2 डिग्री सेल्सियस था। है ना हैरान करने वाली बात। एक ही देश में एक ही समय पर 31 डिग्री से ज्यादा का अंतर। ये सिर्फ भौगोलिक विविधता से तो ज्यादा ही लगता है। ये उससे कहीं ज्यादा है। यह हमें बताता है कि भारत के ऊपर इस समय 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की हवाएं काम कर रही हैं। मध्य भारत के ऊपर आसमान साफ है, जिससे रात में जमीन की सारी गर्मी अंतरिक्ष में चली जाती है। इसे रेडिएटिव कूलिंग कहते हैं। अच्छा। और तापमान बहुत गिर जाता है। वहीं गुजरात के ऊपर शायद एक अलग गर्म हवा का प्रभाव है। और सिर्फ रातें ही नहीं, शायद दिन भी ठंडे हो रहे हैं। बिल्कुल। बिहार में कल दिन भी बहुत ठंडा था। वहां अधिकतम तापमान सामान्य से बहुत नीचे रहा, जिसे मौसम विज्ञान की भाषा में कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। कोल्ड डे कंडीशन। इसका मतलब है कि सिर्फ रातें ही नहीं बल्कि दिन भी इतने ठंडे थे कि अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे रहा। ये वो ठंड है जो दिन भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा है जो पूरे देश के मौसम को इस तरह से कंट्रोल कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे 3 मुख्य सिस्टम काम कर रहे हैं। पहला तो हम जान चुके हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो पहाड़ों पर बर्फबारी ला रहा है। दूसरा है एक चक्रवातीय परिसंचारण, मतलब हवा का एक धीमा घूमता हुआ सिस्टम जो मन्नार की खाड़ी के पास है। लेकिन जो असली मास्टरमाइंड है, जो इन सब घटनाओं को एक बड़े पैमाने पर नियंत्रित कर रहा है, वो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, ये नाम तो सुना है, लेकिन ये असल में है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए जैसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर करीब 12-13 किलोमीटर ऊपर एक तूफानी नदी बह रही हो। तूफानी नदी? हाँ, हवा की एक बहुत तेज धारा। ये जेट स्ट्रीम हमारे मौसम को एक अदृश्य हाथ की तरह चलाती है। इस समय यह उत्तर भारत के ऊपर 105 समुद्री मील प्रति घंटे यानी लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ, एक रेसिंग कार से भी तेज। और जब ये जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर खिसकती है तो ये अपने साथ ध्रुवीय इलाकों की बर्फीली भारी हवा को नीचे मैदानों की ओर धकेल लाती है। अच्छा, तो यही वजह है? यही वजह है कि उत्तर भारत में ठंड अचानक बढ़ जाती है और ये ठंडी हवा इस बार कर्नाटक तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। तो ये जेट स्ट्रीम ही असली खिलाड़ी है जो ठंड को पूरे देश में फैला रही है। ये सब जानना बहुत दिलचस्प है,
लेकिन इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ता है? इन चेतावनियों का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका असर बहुत व्यापक है। कोहरे की ही बात करें तो सबसे पहला और सीधा असर परिवहन पर पड़ता है। फ्लाइट्स लेट होती हैं, ट्रेनें घंटों की देरी से चलती हैं और जैसा आपने कहा, राजमार्गों पर ड्राइविंग जानलेवा हो सकती है। और बुलेटिन में एक और चीज का जिक्र है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते, बिजली क्षेत्र पर इसका असर। हाँ, जब कोहरा बहुत घना होता है तो नमी की वजह से हाई टेंशन बिजली की लाइनों में शॉर्ट सर्किट या ट्रिपिंग हो सकती है। इससे बड़े इलाकों में बिजली गुल हो सकती है। ओह, और स्वास्थ्य पर इसका असर तो है ही। कोहरे के साथ हवा में मौजूद प्रदूषक कण हमारे फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं। इससे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है और आंखों में जलन या इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है। और शीतलहर के क्या खतरे हैं? ये सिर्फ ठंड लगने से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है ना? बिल्कुल। शीतलहर से सामान्य फ्लू, नाक बहना या नाक से खून आने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, कंपकंपी। कंपकंपी? हाँ, कंपकंपी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये आपके शरीर का पहला संकेत है कि वो अपनी गर्मी खो रहा है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। ये एक अलार्म है। और अगर इस अलार्म को नजरअंदाज किया गया तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। इसमें शरीर के अंग, खासकर उंगलियां, नाक या कान, बहुत ज्यादा ठंड की वजह से जम जाते हैं। त्वचा सुन्न पड़ जाती है, सख्त हो जाती है और बाद में उस पर काले छाले पड़ सकते हैं। ये तो बहुत गंभीर है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इससे बचने के लिए सबसे जरूरी उपाय क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मोटा कपड़ा पहनने के बजाय कई परतों में ढीले ढाले गर्म कपड़े पहने। इससे कपड़ों के बीच हवा की एक परत बन जाती है जो गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। अच्छा, अपना सिर, गर्दन और हाथ हमेशा ढककर रखें क्योंकि शरीर की ज्यादातर गर्मी इन्हीं हिस्सों से बाहर निकलती है। और खान-पान का भी ध्यान रखें। विटामिन सी से भरपूर फल खाएं और गर्म तरल पदार्थ जैसे सूप या चाय पीते रहें ताकि शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहे। ये जानकारी तो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि बुलेटिन में किसानों और पशुपालकों के लिए भी खास सलाह दी गई है। हाँ, ये एग्रोमेट एडवाइजरीज बहुत महत्वपूर्ण है। जिन इलाकों में शीतलहर की चेतावनी है जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, वहाँ किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए शाम को हल्की सिंचाई करें। पानी जमीन की गर्मी को बनाए रखता है और तापमान को बहुत नीचे जाने से रोकता है। और छोटी या नई फसलों के लिए क्या करें? सब्जियों के नर्सरी या छोटे पौधों को रात में पुआल या पॉलीथीन शीट से ढकने की सलाह दी गई है। ये एक छोटे ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। और पशुओं के लिए? पशुओं के लिए भी साफ निर्देश है। मवेशियों को रात में खुले में न छोड़ें, उन्हें बाड़े के अंदर रखें और बैठने के लिए सूखी घास या पुआल का बिस्तर दें। पोल्ट्री फार्म में चूजों को गर्म रखने के लिए बल्ब या हीटर का इस्तेमाल करने को कहा गया है। तो आज हमने देखा कि भारत का मौसम इस वक्त कितना जटिल और विविध है। एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर दस्तक दे रहा है जिसका असर पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे के रूप में दिख रहा है। और वहीं एक शक्तिशाली जेट स्ट्रीम ठंडी हवा को धकेलकर दक्षिण में कर्नाटक तक शीतलहर पहुंचा रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे जीवन के हर पहलू, हमारी सेहत, हमारी यात्रा, हमारे खेतों, सबको प्रभावित करने वाले संकेत हैं। बिल्कुल। और आज की इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। हमने देखा कि कैसे जेट स्ट्रीम जैसी विशाल वायुमंडलीय घटना जो हजारों किलोमीटर लंबी है, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, उसका विश्लेषण करके मौसम विभाग एक किसान को ये सलाह दे पाता है कि उसे अपनी सब्जियों की छोटी सी नर्सरी को रात में पुआल से ढकना है या नहीं। हाँ, ये तो है। सोचने वाली बात यह है कि कैसे इतने बड़े पैमाने का विज्ञान और डेटा, उसका इस्तेमाल हमारे जीवन के इतने छोटे और व्यक्तिगत स्तर पर ठोस कार्रवाई करने के लिए किया जाता है। ये वाकई विज्ञान, तकनीक और योजना का एक अद्भुत संगम है।